समस्याएं हो या अवसर, अगर कोई व्यक्ति इनका हल ढूंढता है या जिस व्यक्ति के पास इनका हल ढूंढने की ताकत होती है, उसे लीडर कहते हैं। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। लीडर कौन होता है? लीडर किसे कहते हैं? लीडर को हिंदी में कहते हैं नायक। नायक या अधिनायक या मार्गदर्शक, उसको हम लीडर कहते हैं। लीडर कहते हैं हम उस व्यक्ति को जिसकी मूर्तियां लोग घर में लगा लेते हैं, जिनकी फोटो अपने घर में लगा लेते हैं। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन पे फूल चढ़ाए जाते हैं। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनको लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनके पास जाकर लोगों को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। लीडर कहते हैं उन लोगों को जिनकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं। ऐसा लीडर किन गुणों की वजह से होता है, ये आज का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या ये लीडर पैदा होते हैं? उत्तर है नहीं। लीडर धर्म से, जात से, खून से, उच्च से, नीच से नहीं होता है। लीडर अपने गुणों से होता है। हर धर्म में, हर जाति में, गरीब के घर, अमीर के घर, सब जगह लीडर पैदा होते हैं और उन्होंने अपनी पहचान अपने गुणों से बनाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप भी किसी ना किसी स्तर पर लीडर हैं। हम सब में बहुत सारी, मैंने स्तर शब्द यूज किया, इसमें जरा स्तर गौर करने वाला है। इसमें मैं खुद को भी मानता हूं, लेकिन अभी हम वो लीडर नहीं है जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी दी है। नायक, अधिनायक, जिनकी फोटोएं लोग मंदिर में लगा लेते हैं, जिनके लिए उनके सर झुक जाते हैं, जिनकी एक आवाज पे जो लोग पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। उतना गहरा विश्वास, उतनी गहरी श्रद्धा, वैसा लीडर कैसा होता है, आज उसकी बात करने वाले हैं। और उसके बाद आपने ईमानदारी से उन गुणों को समझने के बाद यह सोचना है कि मेरे में इसमें कौन सा गुण उपस्थित नहीं है। लीडर वो होता है जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग उसके अराउंड होते हैं और वो उस लीडर की जिम्मेदारी होते हैं। भगवान ने आपको ऐसी जगह बिठाया है कि आपके अराउंड लोग हैं, लेकिन इस पे मुझे शक है कि वो गुण क्या हमारे पास हैं कि हम उनके लीडर कहलाएं। और मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम में से उसमें कुछ गुण नहीं है, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग किसी गलती पे होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। हम में कोई दोष होता है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये मानने को इनकार कर देते हैं कि हम में वो दोष है। समस्या ये नहीं है कि बीमारी है, समस्या ये है कि हम मानने को मना कर देते हैं वो बीमारी है। और जब हम ये बोलते हैं तो फिर उसका इलाज ही नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे अपने आप से, क्योंकि ये बात आपके अपने आप से है, आपको तय करना है कि आपको ऐसा लीडर बनना है कि लोग आपको युगांधर कहें। आपको यह तय करना है कि आप जब इस दुनिया से जाएं, जो हम सबको जाना है एक दिन, तो लोग आपके बारे में क्या राय रखें। लोग आपकी मूर्तियां बनवाएं, उस पर फूल चढ़ाएं, आपकी जनरेशन को आपके उदाहरण दें या नहीं दें, ये आपको सोचना है। और वो इस बात से तय होगा कि आज के सेशन के बाद कितनी ईमानदारी से आप लिखेंगे अपने पेन से, अपनी कॉपी पे, कि मेरे में इनमें से कौन कौन से गुण नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा बीज डालना, अपने उस खुदा से, उस भगवान से, ईश्वर से, जीसस से, वाहिगुरु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझ में ये दोष हैं, मुझे मदद करना कि मैंने दूर कर सकूं। मुझे मदद करना कि मैं इन दोषों से लड़के वो लीडर बन सकूं जिससे वाकई में लोग मुझे दीपक कहें, लैंप कहें, ऐसा दीपक जो अंधकार मिटाता है,
ऐसा दीपक जिससे और दीपक जल के अंधकार मिटाएंगे। तो ये आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं, क्योंकि लीडर इच्छा शक्ति की संतान है। लीडर बनना आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। लोग पैदाशी लीडर नहीं होते, इच्छाओं से लीडर होते हैं। आप क्या चुनाव करते हैं उससे तय होगा कि आप कैसे लीडर होंगे। मुझे आप एक संदेश वाहक जानिए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि संदेश वाहक? क्योंकि जो गुण बता रहा हूं उसमें से कुछ मेरे में भी नहीं है, मुझे भी उस पर काम करना है। पर अगर मुझ में वो गुण नहीं है, मैं आपको ना बताऊं, ये गलत होगा। क्योंकि जितना मुझे सत्य का ज्ञान है मुझे आपको देना चाहिए। मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए। आइए मिलकर लड़ते हैं और एक अच्छा लीडर बनते हैं। हम सबको अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वार्थ के सपने भी और परमार्थ के सपने भी 60 वर्ष मिलते हैं। हम सबको 60 वर्ष मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन 60 वर्ष में बस एक सादा जीवन जी के जाते हैं। वो पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर पूरे जीवन के दुखों को साथ लेके चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं ना उनके आने से किसी को फर्क पड़ा था, ना किसी को जाने से फर्क पड़ा था। कुछ लोग होंगे जो 60 साल के जीवन में शायद घर भी नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो 60 साल के जीवन में शायद गाड़ी भी नहीं ले पाएंगे, बाइक भी नहीं ले पाएंगे, ना स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे, ना परमार्थ सिद्ध करवाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन 60 सालों में पूरा युग बदल के चले जाते हैं और युगांतर कहलाते हैं। वही 60 साल आपको तय करना है। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आज का सेशन आपको यह बताएगा कि एक लीडर के पास क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और इनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा आप धारण करें, आज अपनी इच्छा शक्ति अगर उसमें डालें तो वो गुण आप में आ नहीं सकता। जरूर आएगा, 100% आएगा। अगर आप पूरी शिद्दत से इच्छा करेंगे, ये पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपका संकल्प शुभ है और शुभ संकल्प में सारी अच्छी पॉजिटिव ताकतें आपकी मदद करती। शुरुआत होगी BLM। कितने हिस्से हैं? 2। पहले हिस्से में मैं बात करूंगा BLM। हिंदी में बोलूं तो दीपक बने। जब मैं दीपक की बात कर रहा हूं तो सिंपल मतलब है लीडर बने। जैसे दीपक लोगों का जीवन रोशन करता है, ऐसे ही लीडर होता है। और उसके बाद क्या है? ब्रजेश ने बोला था, क्रिएट अ चेन ऑफ लैम्प। ऐसे दीपक बनाएं, दीपमाला या दीपकों की एक श्रृंखला बनाएं। दीपकों की एक श्रृंखला बनाएं। आप कैसे दीपक की श्रृंखला बनाएंगे ये निर्भर करता है कि आप खुद कैसे दीपक हैं। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जितने पावरफुल दीपक बनेंगे, आगे दीपक से जब दीपक जलाकर दीपक बनाएंगे तो वो उतने अच्छे दीपक बनेंगे। इसका दूसरा नारा यह भी है, लर्न टू टीच। सिखाने के लिए सीखें, रोशन करने के लिए रोशन हो जाए। तो पार्ट 1 BLM। और इसके लिए पहला गुण जो चाहिए वो है, एक अच्छा लीडर वो होता है, पहला गुण,
रेडी टू लर्न, जो सीखने को तैयार। जब तक आप सीखने को तैयार नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे? आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार, मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार। क्योंकि सबसे बड़ा, आपको ये बात सुनने में बड़ी सिंपल लग रही हो गई और ये बड़ी टेढ़ी लाइन है, हम अपने धारण किए हुए सच, हम अपनी मान्यताओं में इतने दृढ़ होते हैं कि आसानी से किसी को सुनते नहीं है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं वो करता हूं जो मेरा दिल कहता है। कितने लोग कहते हैं ऐसा? बहुत सारे लोग कहते हैं, और वो ये कह के ऐसे कहते हैं मानो वही ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हीं को सब कुछ सही और गलत का पता है। पर मैं आप उनको कहना चाहता हूं कि इवन एक मर्डरर होगा ना, जो खूनी है, जिसने कुछ मासूम लोगों की हत्या कर दी है, उससे पूछोगे वो भी यही बोलेगा, मैं वो करता हूं जो मेरा दिल करता है। और उसके पास पूरी कहानी होगी अपने इस जघन्य अपराध को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है रेडी टू लर्न। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? लिखे हुए कागज पे लिखना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। जब आप ग्लेज में आते हैं, आप डिफरेंट तरह की फील्ड से आते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, किसी ने बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी है, किसी ने कुछ किया हुआ है। आपके पास जीवन के अपने अनुभव हैं और धारण किए हुए सच हैं, उसमें पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान है। एक छोटा बच्चा, एक सरल आदमी को लीडर बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी पे जो लिखा हुआ उसे मिटा के दोबारा लिखना सबको सबसे डिफिकल्ट काम है। एक भरी हुई पानी की बोतल में और पानी भरना सबसे मुश्किल काम है। लोगों के ऊपर ढक्कन बंद होते हैं, उस ढक्कन को खोल के पुराना पानी थोड़ा गिरा के नया पानी बदलने की इच्छा शक्ति कम लोगों में होती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि आप खुले मन से सीखने के लिए तैयार, खुले मन से डिस्कशन करने के लिए तैयार। प्रश्न पूछें और उनका उत्तर इसलिए नहीं सुने कि आपने बहस करनी है अपने ज्ञान के साथ, उसको सुने और उसमें जो काम का लगे उसे रखें। कई लोग क्या करते हैं, अक्सर जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो उनकी ईगो पे आ जाती है और उस ज्ञान चर्चा को बहस चर्चा में कन्वर्ट कर देते हैं। दो दोस्त थे, एक महफिल में बैठे थे। वहां पे एक दोस्त ने पानीपत की लड़ाई के बारे में एक बात शुरू करी। अभी बात शुरू ही की थी तो उसने बोला पानीपत की लड़ाई सन 1836 में। पानीपत की लड़ाई कितनी कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1850 में मान लो। हाँ, 1776 में, 1476 में। सर 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। 1526 को पहला पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526। आपको मालूम है ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूं जो हो रहा है। उस महफिल में भी यही हुआ था। उस लड़के ने जब पानीपत की लड़ाई की बात शुरू करी तो उसने सन गलत बता दिया। उसने 1526 की जगह शायद 1570 बोल दिया। अब वो बात जो वो करना चाहता था वो बात तो साइड हो गई और वहां बहस हो गई कि पानीपत की लड़ाई हुई कब थी। अब जब बहस हुई कि पानीपत की लड़ाई कब शुरू हुई तो वो कहता नहीं 1570 में हुई। एक बोला रे तुझे क्या पता 1570 में हुई, 1526 में हुई, मेरा तो इतिहास सब्जेक्ट। अब उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, वो भी बहस करता रहा। तेरा अगर सब्जेक्ट था तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, तो लगा ले शर्त और ये और वो, और बहस होती रही। अब उस बहस का नतीजा क्या निकला? उस बहस का नतीजा निकला कि कोई एक व्यक्ति का दिल टूट गया।
एक व्यक्ति वहां हार गया। पानीपत की लड़ाई तो जब हुई थी तब हुई थी, कौन हारा था कौन जीता था, पर उस बहस में दो दोस्त की दोस्ती हार गई। तो ओपन माइंड से सुनने का मतलब ये होता है कि आपको जो पसंद आया उसे रख लीजिए, बहस में कन्वर्ट मत करिए। ओपन माइंड से दूसरे के विचार को सुनिए। कई बार कोई संदेश वाहक आपके लिए क्या संदेश लाया आपको नहीं मालूम। तो पहला गुण एक लीडर का यह होता है कि वो दूसरे को सुनता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब वो सीखने के लिए तैयार रहता है तो वो भेद नहीं करता। वो इस तरीके से जीता है कि हो सकता है बच्चा मालूम नहीं कौन सी बात कह जाए। वो अपनी ईगो को साइड में रखता है, वो अपने उपाधियों को साइड में रखता है, अपने अनुभवों को साइड में रखता है। जब वो सुन रहा होता है तो सिर्फ एक ही काम करता है, वो सुनता है। इस पहली लाइन का यही मतलब है कि सीखने को हमेशा तैयार। वो लोगों को जज नहीं करता। अगर एक किसान किसी गांव से आया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, तो आप गलती पे हैं। हम सब लोगों ने पढ़ाई की है, फर्क इतना है आपने स्कूल की पढ़ाई की है और उसके पास जो पढ़ाई और है वो अनुभव की पढ़ाई है और आपसे ज्यादा पावरफुल है। खाली स्कूलों में सर्टिफिकेट लेने से पढ़ाई नहीं होती है, अनुभव से बड़ी पढ़ाई कोई नहीं होती है। वो खेतों में जो ज्ञान आपको दे देगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर हमेशा कद्र करता है सामने बैठे व्यक्ति की और उसको खुले मन से सुनता है। उसके बाद सुनने के बाद फैसला करता है कि मुझे इसमें से क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, उसको कसौटी पे तोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको दूसरे की बात माननी है, पर पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद उसे जांचना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। निष्पक्ष विचार करने के बाद तर्क संगत से समझना जरूरी है कि इसमें मेरे लिए क्या काम का है। यह लीडर का पहला गुण है। लीडर को हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं भी कहीं पे गलत हो सकता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम इस धरती पे आखिरी सांस लेंगे तब तक सीखने की गुंजाइश है यारो। और उसके बाद अगला जन्म ले लें और पिछला जन्म याद रह जाए, उसके बाद सीखने की भी गुंजाइश है। तो सीखना तो एक फॉरएवर की प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली। दूसरे गुण पे आ जाए। दूसरा गुण है इंटीग्रिटी। इसको हिंदी में आप कह सकते हो सच्चापन या पूर्णतः सत्य, पूर्णतः ईमानदार। एक सच्चा लीडर वो होता है जिसमें इंटीग्रिटी का गुण होता है। ये इंटीग्रिटी क्या होती है? अगर एक लाइन में डिफाइन करो तो इंटीग्रिटी ये होती है, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट when nobody is watching you। आप तब भी सही चीजें करते हैं जब आपको कोई ना देख रहा हो, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी आप अपनी सच्चाई पे कायम हैं, आप अपनी ईमानदारी पे कायम हैं, आप कोई लालच में, ग्रीड में, डर में, धोखे में गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक गुरु था, उसके 4 शिष्य थे। उसने परीक्षा लेने के लिए कि मेरे बाद मेरी गद्दी का हकदार कौन है, उन 4 शिष्यों को एक कबूतर दे दिया, माया कबूतर, और उनको बोला कि तुम इन 4 जाके इस कबूतर को वहां मारो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो।
वो चारों शिष्य चले गए, शाम को लौट आए। 3 शिष्यों के पास मरा हुआ कबूतर था और एक के पास जीवित कबूतर था। तो तीनों शिष्य उसको बोलने लगे, तूने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, तुझे पाप लगेगा। अब गुरु महाराज आए, उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बताइए, आपने अपने अपने कबूतर कहाँ मारे। एक ने बोला कि मैं एक सुनसान जंगल में गया, वहां एक सूखा हुआ कुआं था, उसके अंदर चला गया, कोई भी नहीं था, मैंने वहां मार दिया। एक ने बोला मैं पहाड़ों की एक गुफा में गया, वहां पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था और मैंने वहां कबूतर मार दिया। तीसरे ने बोला कि मैं जंगल जा रहा था, वहां एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था, मैंने वहां कबूतर मार दिया। तो चौथे को गुरु महाराज ने कहा कि भाई तू अपना कबूतर जिंदा क्यों ले आया। तो उसने बोला, गुरुदेव मुझे पूरी धरती पे कोई ऐसा स्थान समझ नहीं आया जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, क्योंकि जहां भी जा रहा हूं वहां ईश्वर तो देख ही रहा है। इसलिए मैं कबूतर आपके पास वापस ले आया। ये इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब आप कहीं भी हो, आपको कोई देख ना रहा हो या कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा देख रही होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलता है, जो सत्य पे चलता है, जो ईमानदारी पे चलता है, वो व्यक्ति का गुण है इंटीग्रिटी। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमें ये शक्ति देना कि हम हमेशा जीवन में इंटीग्रिटी के साथ काम करें। और जब मैं बात करता हूं इंटीग्रिटी की, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जो भी इस जीवन में सही है, चाहे वो ईमानदारी है, चाहे माता पिता की सेवा है, बच्चों की परवरिश है, जो जो आपके धर्म है, जो जो आपकी ड्यूटीज हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, जिस जिस के प्रति आपका जो जवाबदेही है, उस जगह पर इंटीग्रिटी रखना इंटीग्रिटी है। अगर एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता है, जैसे ही उसका बॉस ऑफिस से बाहर जाता है और फट से वो अपना फोन लगा के बातें शुरू कर देता है कि अब तो मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूं, उसकी इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज्ड है, यानी वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। क्योंकि उसके पास उधार का चरित्र है। जब तक ऑफिस का बॉस होगा तभी तक मैं चरित्रवान हूं, जैसे वो गया मैं कंप्रोमाइज्ड। जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहा है, उसको कोई क्या लीडर मानेगा। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी शख्सियत की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप उसके ऊपर ईमानदारी का टैग नहीं लगाएंगे, अगर आप उसके ऊपर इंटीग्रिटी का टैग नहीं लगाएंगे, तो दुनिया तो बहुत बाद में आती। तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। तीसरा गुण आता है शिष्टाचार। एक अच्छा लीडर शिष्टाचार से भरा होता है। अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करेगा, अपने पत्नी का सम्मान करेगा, अपने भाइयों का सम्मान करेगा, घर में कोई अतिथि आएगा उसका सम्मान करेगा, गाली गलौज नहीं देगा, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, वृद्धों का सम्मान करेगा, औरतों की रिस्पेक्ट करेगा, हर एक से हंस के खेल के विनम्रता से बात करेगा। इसे शिष्टाचार कहते हैं। अगला गुण है चरित्र, ऊंचा चरित्र। एक अच्छे लीडर का चरित्र हमेशा ऊंचा होता है। एक अच्छा लीडर या तो शराब का सेवन करता ही नहीं है, और करता है तो बहुत ही नियंत्रित मात्रा में, ताकि उसके व्यवहार से दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। सही में तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए। एक अच्छा लीडर चाइल्ड अब्यूज नहीं करता है, फिजिकल अब्यूज नहीं करता है,
वुमेन की रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, झूठ नहीं बोलता है, मैन ऑफ वर्ड होता है। मैन ऑफ वर्ड बोलते हैं जो अपनी जबान का पक्का होता है, जिसकी जबान पे लोग भरोसा करते हैं, जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो वही करता है जो उसने कहा था। वो आपने सलमान भाई का एक वो डायलॉग सुना है ना, क्या है, कौन बोलेगा? अगर मैंने एक बार तो मैं कभी अपने आप की भी नहीं सुनता। ऊंचे चरित्र वाले लोगों की बुरी आंखें नहीं होती। अगर वो किसी परिवार में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है, क्योंकि उनकी आंखें अच्छी होती हैं। उनका कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मैं शाम को तेरे पैसे लौटाता हूं और शाम को गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग लीडर नहीं होते, वो मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगली जो क्वालिटी है एक लीडर में, वो है ह्यूमैनिटी। इसके बारे में हमने आज बहुत बात की है। इंसानियत, इसमें तो जितना कम बोलो उतना अच्छा। ह्यूमैनिटी मतलब हमदर्दी, एम्पैथी, दूसरों की जगह पे जाके सोचना, दूसरों की मदद करना। आपके पास ईश्वर ने जो भी दिया है, आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दिया है। अगर आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो धन देकर आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा शरीर दिया है तो आपको श्रमदान करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान दिया है तो आपको लोगों को सिखाना चाहिए, शिक्षा का दान देना चाहिए। अगर और कुछ नहीं दिया है तो आप दुआएं देंगे लोगों को सच्चे मन से, वो भी कबूल होती हैं, वो भी कोई छोटा दान नहीं है। तो ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों की जगह जाकर सोच पाना। और ह्यूमैनिटी करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी घर से शुरू होती है। आपके घर में माँ बाप वृद्ध हैं और आप बाहर जाके माता का जागरण करा रहे हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जागरण फलित नहीं होगा। पहले अपने माँ बाप को ध्यान दीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनके लिए अपनी ह्यूमैनिटी जगाइए। आपका भाई, सगा भाई तकलीफ में है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आप गुरुद्वारे में लंगर करवा रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। पहले आपके आसपास जो आपके घर के लोग हैं, अगर आप उनके लिए अपनी ह्यूमैनिटी दिखाएंगे तो वो भी उतनी ही पावरफुल ह्यूमैनिटी है। अगला जो गुण होता है लीडर में, वो है दे स्प्रेड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हिंदी में खुशियां बोलते हैं। लीडर जहां जाता है वहां खुशियां बांट के आता है। और फिर से मैं बात करता हूं, खुशियां घर से शुरू होती हैं। अच्छा लीडर एक शानदार बैलेंस कायम करता है अपने काम और अपने परिवार के बीच में। अच्छा लीडर काम भी करता है और अपने परिवार के साथ वक्त भी बिताता है। सैटरडे संडे हो या कोई एक दिन चुनता है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताऊंगा, थोड़ी देर मैं रोज अपने बच्चों को भी दूंगा, साल में एक बार बाहर घूमने भी जाऊंगा या 2 बार घूमने जाऊंगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। आज मैंने काफी वैज्ञानिक बातें की हैं, तो आज आपको एक और वैज्ञानिक बात बताता हूं कि कोई व्यक्ति खुशी कम महसूस करता है। 4 हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर जो हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। इन हार्मोन्स के जो नाम है, एक का नाम है एंडोर्फाइन, एक का नाम है डोपामाइन, एक का नाम है सीरोटोनिन और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन।
ये जब चार में से कोई भी हार्मोन हमारे शरीर में हमारा दिमाग रिलीज करता है तो हम उस समय एक इनर पीस और खुशी महसूस करते हैं। सवाल यह है कि ये हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं। एंडोर्फाइन जो हार्मोन है ये तब रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करें या एक्सरसाइज करें तो एंडोर्फाइन रिलीज होता है। या दूसरा, जब आप बहुत तेज हंसते हैं, इसलिए आपको दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, कॉमेडी शो देखने चाहिए। अगर आप हंसते हैं, और हंसने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती हंस रहे हैं, जब आप खुल के अंदर से हंसते हैं, जब कोई जोक सुनाता है तो हंसते हैं, जब परिवार में कोई हंसी मजाक करता है तो हंसते हैं, जब कभी आप दोस्तों के साथ होते हैं जब तब हंसते हैं, या आप कोई कॉमेडी शो कपिल शर्मा देखते हैं तो हंसते हैं। तो जब आप हंसते हैं तो ये वाला हार्मोन रिलीज होता है और आप खुश होते हैं। तो इसीलिए पहली लाइन आपको क्या बताती है? क्या बताती है आपको? कि हमें रोज सुबह अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, क्योंकि खाली हैप्पीनेस आपको नहीं चाहिए, आपके पूरे परिवार को चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर 30 मिनट के लिए वॉक पे जाइए ना। शाम को फैमिली के साथ बैठ के हंसिए गाइए, थोड़ी देर टीवी देखिए, रात को सोने से पहले हंस लीजिए, तो 2 बार हार्मोन तो ऐसे रिलीज हो गया। ठीक। दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन मिलता है जब आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है। ये तब रिलीज होता है जब आपने कोई काम अपने हाथ में लिया और वो पूरा हो जाए। जैसे आपकी बेटी कोई प्रोजेक्ट लेके आई स्कूल से और उससे वो बन नहीं रहा, आपने कहा मुझे दिखा, और आपने उसको बनाना शुरू किया और वो काम करने लग गया। आप देखना आपको एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने कुछ अचीव किया है, और वो सेटिस्फेक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी अगर आपकी बेटी इसके ऊपर आपको तारीफ करे, वाह पापा आपने कमाल कर दिया। और उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो स्कूल से आए और खुशी खुशी आपको बताए आपकी वजह से मेरे लिए क्लास में क्लैपिंग बजी। तो यानी जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम के लिए तो आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और आपको खुशी महसूस होती है। तो इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है? अगर आप बीइंग ए लीडर खुशियां बांटना चाहते हैं तो लोगों को ध्यान से नोटिस करिए। जो लोग छोटे छोटे काम आपके आसपास करते हैं उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट करिए। आप उन्हें बोलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम उल्टा करते हैं, एक व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते कि हम इग्नोरेंस में जीते हैं, लेकिन जैसे ही एक गलती होती है उसको पकड़ के बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप उसका एंटी डोपामाइन जागृत कर देते हैं। खुशी देने की बजाय वो बेचारे की पूरी रात काली हो जाती है, क्योंकि अंदर यही सोचता रहता है। वो आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरा अच्छा किया तो दिखता नहीं इनको। और ऐसा सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार होता है हमारे घर में तो वो आपकी पत्नी होती है या आपकी माता जी होती है। वो सुबह से लेकर रात तक इतने सारे छोटे छोटे काम अकम्प्लिश और खत्म करती हैं कि आपको रात तक उनको 20 बार तारीफ करने का मौका होता है अगर आप चाहें तो। सब्जी अच्छी बनी है तो बोल दीजिए यार क्या कमाल की सब्जी बनाई है। रोटी अच्छी फूली है, बोलो अरे क्या यार आज कमाल की रोटी फुला रही हो। कपड़े अच्छे से इस्त्री हुए तो बोलो यार कमाल की केयर करती हो। आपके कपड़े वो आपके हिसाब से संभाल के रखती है तो सोचो अगर तू उनको वो एक बार बोलो तुम ना होती तो मेरा क्या होता। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है सेरोटोनिन। ये तब रिलीज होता है व्हेन वी हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं। आपको लाइफ में भगवान ने छोटी छोटी मदद करने का मौका हमेशा दिया होगा, और अगर आप ग्लेज में मुझे लगता है आपने की भी होगी। सोच के देखिए कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी अंधे को सड़क पार कराई, या आपने किसी बूढ़े का थैला उठा के उसको घर तक छोड़ दिया हो। छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूं, बड़ी बात की नहीं कर रहा हूं।
अगर आपको कोई भी ऐसी घटना याद है जो आपने की है, तो थोड़ी देर के लिए उस घटना पे चले जाइए कि जब आप किसी को पार कराते हैं या किसी की मदद करते हैं तो अंदर आपको एक सुकून सा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? जो लोग मेरी तरह मेरे से एग्री करते हैं वो एक बार जोर से बोलिए यस सर। ये आवाज आपकी हैप्पीनेस की आवाज है, उस खुशी की आवाज है जो दूसरे को मदद करके आपको मिलती है। क्योंकि जब आप दूसरे की मदद करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी परमार्थ का काम करते हैं, तो उससे आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो बीइंग ए लीडर, अगर आप खुशियां बांटना चाहते हैं तो आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि कहां कहां जाके तू अच्छा काम कर सकता है। जो लोग कमाते हैं उनको बोलिए कि हमारे शहर में दुनिया भर के अनाथालय हैं, हमारे शहर में दुनिया भर के विकलांग सेंटर हैं। एक बार उन सेंटर में होके आ, वहां एक दिन अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चे के जन्मदिन पे खाना ही बांट के आ जा। एटलीस्ट वो दिन तो उसका खुशियों वाला जाएगा। तो आप बीइंग ए लीडर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं इस खुशी के लिए। अगला है ऑक्सीटोसिन। ये तब रिलीज होता है व्हेन यू बिकम क्लोजर टू अदर ह्यूमंस। वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं। आपको ऐसे लोग अक्सर उदास, नेगेटिव मिलेंगे जिनके आसपास दोस्त नहीं होते, क्योंकि उनका ये वाला हार्मोन रिलीज नहीं होता जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, जब आप किसी से नई दोस्ती करते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है। जिस दिन आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ के आएंगे, आपका आधा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और आप सब भाग्यशाली हैं क्योंकि ग्लेज के हर व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दोस्त हैं।
ध्यान से देखें तो अभी तक जो मैंने आपको गुण बताए ये आपके सारे पर्सनल ट्रेट है, आपके खुद के गुण। इन गुणों की वजह से अगर ये गुण किसी के अंदर होते हैं, आपके आगे फर्दर गुणों का जन्म होता है, और वो जो गुण जन्म होते हैं वही गुण अब आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे। ये पार्ट 1 के गुण थे, अब मैं पार्ट 2 पे आ रहा हूं। शिष्टाचारी होना, ईमानदार होना, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति होना, ये व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, जो दूसरों में खुशियां बांटता है, जिन लोगों में ये वाले गुण होते हैं वो लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां लाइट आ जाती है, रोशनी आ जाती है। ये लोग जिस महफिल में जाएंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिन गुणों के आपने बात की है वो गुण उसके पास हैं, और जब वो आपकी महफिल में आता है तो उसको मिलके आपको कैसा लगता है। सोचिए, जो खुशियां बांटता है, जो हंसाता है, जो आपकी मदद करता है, जो शिष्टाचार से पेश आता है, जो दूसरों को आदर देता है, जो आपकी बात को ध्यान से सुनता है। आजकल वो लोग नहीं मिलते जो हमारी बात सुने, लोग अपनी बात कह के मन हल्का कर लेते। जब ऐसा व्यक्ति अगर आप इमेजिन करें तो उस व्यक्ति में एक गुण अपने आप आएगा। वो गुण है कि वो व्यक्ति एंथुसियास्टिक होगा। यानी कि वो व्यक्ति जोश से भरा होगा, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पॉजिटिव एनर्जी। ये व्यक्ति के पास से पॉजिटिव ऊर्जा रिलीज होती रहेगी। ये बहुत बड़ा गुण है जो चाहिए, जो पुराने गुणों पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने पहले उन गुणों का जिक्र किया। खाली पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, जब तक वो गुण नहीं है ये एनर्जी ठीक से आएगी नहीं। आएगी तो अधूरी आएगी, आएगी तो उसमें एक नेगेटिविटी मिक्स होगी। क्योंकि उस ऊर्जा का फायदा क्या जो आपको लोग रिस्पेक्ट ही ना दें। आप कितने भी ऊर्जावान बन के घूमें, लेकिन अगर लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो वो ऊर्जा उनके किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आपका चरित्र ऊंचा है, अगर आप में अखंडता है, अगर आप में इंटीग्रिटी है, आप ईमानदार हैं, आप लोगों को इज्जत देते हैं, उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, छोटे से बच्चे से भी सीखने के लिए तैयार हैं, छोटे से बच्चे को भी आदर करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं। जब ऐसा व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ कहीं आता है, अगर उसमें एंथुसियाज्म होता है, जोश होता है, ऐसा व्यक्ति जब लोगों को हंसाता है, हंसता है, खुशियां बांटता है, जब ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी महफिल में जाता है तो उस महफिल को रोशन कर देता है, उस महफिल में ऊर्जा भर देता है। ऐसे लोगों से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है, ऐसे लोगों से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। और मैं ऊर्जाओं के बारे में आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ऊर्जाएं कॉन्टेजियस होती हैं। जैसे छुआछूत की बीमारी होती है तो फैलती है ना छूने से, ऐसे ऊर्जाएं भी कॉन्टेजियस होती हैं, फैलती हैं। अगर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में चले जाएं, आप कितने भी खुश हों, आपकी सारी एनर्जी निचड़ जाएगी। अगर आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाएं, आपका सिर भारी हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी पॉजिटिव ऊर्जा वाले लीडर के पास चले जाएं, वो आपका सारा दुख हर लेगा। मात्र उसके साथ बैठने से ही आपके आदि समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, बात करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी ऊर्जा निकालता है अपने अंदर से कि आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा को खा जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है लीडर बनने के लिए। यहां से असली शुरुआत होती है दोस्तों, यहां से असली शुरुआत होती है। यहां से लीडर के पहले गुण की बात आती है
ऐसा व्यक्ति, इन सभी गुणों को मिला के जो गुण तैयार होता है, उस गुण को बोलते हैं पॉजिटिव ऊर्जा वाला व्यक्ति। खाली पॉजिटिव बातें करने वाला नहीं चाहिए, पॉजिटिव चरित्र वाला चाहिए। जब ऐसे गुण किसी व्यक्ति के पास होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के चरणों में झुकने का मन करता है, उनको सुनने का मन करता है, उनको फॉलो करने का मन करता है, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाने का मन करता है, उनको अपना मार्गदर्शक बनाने का मन करता है। सिर्फ इतने से गुणों से ही इतना प्रभाव आ जाता है। अभी गुण और भी बाकी हैं, लेकिन ये सारे गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। पॉजिटिव ऊर्जा वाले आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। अब इन गुणों का बखान कर रहा हूं मैं। पुराने गुण नहीं तो इन गुणों का कोई मान्यता नहीं। पुराने गुण पहले चाहिए, उनके साथ आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वैसे ये उनमें होता ही है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इसको डिवाइड करके समझा रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड आप सबको पता है क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास। जब आपके आसपास, भगवान ने ना हम सबको अलग अलग गुण बख्शे हैं, दूसरों के गुणों की तारीफ करके भी वो गुण आप में आ सकते हैं। 4 गुण मेरे में है, 4 गुण सरबजीत में है, 4 गुण संजय में है, 4 गुण सुमित में है, 4 कुश में है, 4 रमनीक में है। अगर हम एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करें, वो भी सच्चे मन से, तो वो गुण हमारे पास आ जाएंगे। ये एक रूल होता है। मैंने ये बात इसलिए बोली आपको क्योंकि हमारे पास, मेरे ग्रुप में भी जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कोई व्यक्ति मैंने देखा तो उसका नाम है रमनीक सिंह। ये तो तारीफ कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, आप जब खुले मन से किसी की तारीफ करते हैं तो एक्चुअली में आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गुण मुझे भी देना, हे भगवान ये गुण मुझे भी देना। मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बोला कि मुझ में भी कुछ गुणों की कमी है, मैं भी दोषपूर्ण हूं, मगर मैं खुले मन से उसे स्वीकार करता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोष ये छीन लेना, और उसके लिए कर्मठ भी हूं और कर्म करता रहूंगा और अपने जीवन में इन गुणों को पाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। ये आप सबके सामने कह रहा हूं और आपको भी यही कहना चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड पे हर कोई व्यक्ति खूब बात करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति वो है जब वो सड़क पे चलता है तो ये नहीं कहता कि रेड लाइट आ गई। अक्सर हम बोलते हैं ना, यार वो 2 रेड लाइट पड़ेंगी, तीसरी रेड लाइट के बाद मेरा घर है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो 2 ग्रीन लाइट आएंगी और तीसरी ग्रीन लाइट के बाद मेरा घर है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोलिए ना यार। कितने लोग हैं जो रेड लाइट बोलते हैं, ग्रीन लाइट बोलते हैं? सब लोग रेड लाइट बोलते हैं क्योंकि दिखती रेड है। तो ये अगर हमारे अंदर है तो ये सूचक है कि हम नेगेटिव हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब दोष ही दोष दिखाई दें, आप देखिए ना, स्कूल में एक टीचर का मैंने वीडियो देखा था, उसने एक टेबल लिखा 9 का। टेबल कहते हैं वो पहाड़ा हिंदी में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 44, 9। हाँ देखो, आपने भी वही किया। मैंने 3 सही बोले थे, वो नहीं देखा आपने, चौथे पे पकड़ लिया। वो पूरा पहाड़ा ठीक लिख देगा, हम फट से बोलेंगे अरे सर वो गलत। देखिए, गलत पकड़ने में बुराई नहीं है, मगर समस्या यह है कि आपने 9 के बारे में नहीं बात की। आप 9 के बारे में जो मेजोरिटी में ठीक है, 9 पहाड़े मैंने सही लिखे, जो मेजोरिटी में ठीक है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो गलत है उसकी कर रहे हैं। गलत की भी कीजिए, जरूरी है क्योंकि सीखने के लिए आवश्यक है, लेकिन 9 को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड दर्शाता है। अगर आपने एक पानी का ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो वो कुछ लोगों के लिए आधा भरा हुआ है और कुछ लोगों के लिए आधा खाली है।
ये भी एक नजरिया है। आप किसी घटना को कैसे देखते हैं वो तय करता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बड़ा पावरफुल शब्द है, बहुत ही पावरफुल कामयाबी के लिए। जिनको भगवान ने ये एटीट्यूड बख्शा है ना, वो जो हैप्पीनेस मैंने आपको बोली है ना, हैप्पीनेस, उनका 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हर घटना में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। क्योंकि पॉजिटिव होता है, वो ढूंढते नहीं है, वो है वहां पे लेकिन वो उसको ढूंढ लेते हैं। और हमारा नजरिया तय करता है कि वो है या नहीं है। हम खाली हिस्से को देखेंगे या भरे हिस्से को देखेंगे। एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। जो लोग कहेंगे ये गिलास आधा खाली है, उनको तनाव होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा पानी है नहीं। और जो लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, उन्हें तनाव नहीं होगा, उन्हें संभावनाएं दिखेंगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखेगी, उन्हें रिसोर्सेज दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में जब सफलता की यात्रा पर जाते हैं, तो जो आपके हाथ में एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं, उसी को मल्टीप्लाई करने की कला अगर आपको आती है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको रिसोर्स दिखाई नहीं देंगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको दिखाई देगा नहीं कि आधा गिलास पानी बचा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगा इसका इस्तेमाल कैसे करो। लोग एक बहाना मैनेजमेंट करके अपनी असफलताओं को छुपाते हैं, और उसके पीछे उनका नेगेटिव एटीट्यूड जिम्मेदार होता है। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए, अरे वो हमारे घर में लाइट नहीं आती ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता, इसलिए नंबर कम आ गए। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, वो इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढेगा। वो कहेगा हमारे घर में लाइट नहीं आती ना, और मैं मोमबत्ती जला के पढ़ता हूं, दुनिया का कोई बंदा मुझे काम करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि इस समय कुछ काम करने के लिए होता नहीं, मैं ढंग से पढ़ाई कर लेता हूं, इसलिए मैं फर्स्ट आता हूं। ये डिपेंड करता है आप ढूंढते क्या, बहाना या अवसर। जो लोग समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और आपको एक बड़ी मजेदार बात बोलता हूं, जहां सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा अवसर है। क्योंकि अवसर की सही परिभाषा क्या है? समस्याओं का जो निदान करता है, वही अवसर है, वही अवसर है। अगर कहीं पे बहुत सारी समस्याएं और आप जाके उसका समाधान करते हैं, तो आप समझिए कि आपका सितारा बुलंद हो गया, आप चमक गए, आप कामयाब हो गए। तो जब समस्याएं होती हैं, वहां अवसर होते हैं। और अवसर को कौन पहचानता है? जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो लोग ऊर्जावान होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की ही संतान है। एक शब्द दे रहा हूं, एम्बिशियस। एम्बिशियस को हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी। और एक शब्द होता है, जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो महत्वाकांक्षी हो नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिए। जिसके पास चीजों को देखने का पॉजिटिव नजरिया नहीं है, वो महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो जीवन में कुछ कर गुजरना चाहता है, जो कुछ बदल देना चाहता है, जो कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जो किसी बड़ी समस्या का समाधान करना चाहता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जो किसी अवसर का फायदा उठा के कुछ बड़ा करना चाहता है, वो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। मैंने आपको बोला, अवसर समस्याओं की संतान है। जो लोग समस्याओं में अवसर नहीं ढूंढ पाते, उनकी महत्वाकांक्षा खोखली है। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो बदलाव नहीं कर सकता। आप लोगों को सुनेंगे अक्सर ये कहते हुए, अरे हमारे देश में कुछ बदल नहीं सकता। बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं?
अरे यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ कभी कुछ नहीं सुधरेगा, यहाँ करप्शन कभी खत्म नहीं होगी, ये चोरी चकारी चलती रहेगी। ये लोग कौन है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाले? क्या आप इनको महत्वाकांक्षी कह सकते हैं? क्या ये लोग देश बदलने की बात का ख्वाब देख सकते हैं? क्या ये लोग बड़े सपने देख सकते हैं? क्या ये लोग उनको बदलने का प्रयास कर सकते हैं? तो पॉजिटिव एटीट्यूड की संतान है महत्वाकांक्षा। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है वो महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकता। तो मैं वापस आता हूं, जो मैंने पहले आपको गुण दिए थे, उन गुणों की संतान कौन है? ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के संतान है महत्वाकांक्षा। और जिसको जो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता, जिसके पास पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, जो जोशीला नहीं है, जो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज नहीं करता, जो हर घटना में पॉजिटिव नहीं ढूंढता, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। आपने वो पिक्चर देखी है? संजय दत्त की वो पिक्चर आई थी, जादू की झप्पी। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए आप सबने? उस पिक्चर का सारा क्रक्स क्या था? क्या संजय दत्त क्या मुन्ना भाई डॉक्टर था? उसके पास सिर्फ ये गुण थे, और इस गुण से उसने उस हॉस्पिटल में एक पैरालिटिक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इतनी ताकत एक लीडर के अंदर होती है दोस्तों, इतनी ताकत एक लीडर में होती है। और वो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से एक पैरालिटिक व्यक्ति को भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो उसमें विश्वास भर देता अपनी ऊर्जा से। तो उसकी नकारात्मकता को, नेगेटिव एटीट्यूड को जला के राख कर देता है, उसको लीडर कहते हैं। वो एक व्यक्ति को उसके गुणों से उसकी पहचान करवाता है, उसे लीडर कहते हैं। लेकिन मैंने बोला, जब तक आप खुद दीपक नहीं हैं, आप दूसरा दीपक नहीं जला सकते। अब दीपो भव, पहले खुद दीपक बनना होगा, पहले ये गुण अपने अंदर लाने होंगे। जब आप ये गुण लाएंगे तो आप लीडर कहलाएंगे, और जब इन गुणों से दूसरों के घर रोशन करेंगे तो आप महान लीडर कहलाएंगे, ग्रेट लीडर्स कहलाएंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है। मैंने अपनी तर्ज चेंज की है ताकि आपके दिमाग में बात घुसा सकूं। अब जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, जिस व्यक्ति के पास ख्वाब होते हैं, जिस व्यक्ति के पास सपने होते हैं, इन ऊर्जाओं के साथ वो कैसे अपने ख्वाबों को पूरा करता है, स्वार्थ के ख्वाब भी और परमार्थ के ख्वाब भी। अपना भी जीवन बदलता है और वो व्यक्ति देश भी बदलता है। ऐसा लीडर में एक और गुण होता है, और वो गुण है विजन। विजन को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शिता। मेरी हिंदी के लिए क्षमा करना, बार बार बोल रहा हूं। दूरदर्शिता क्या होती है? दूरदर्शिता कोई बताएगा? दूरदर्शिता के मतलब हुआ कि दूर का सोच रखने वाला, यानी कि कोई भी काम करने से पहले नजदीक का फायदा नहीं बल्कि दूर का नुकसान हम लोग को देखना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। विजनरी व्यक्ति कौन होता है? एक होता है हम आंखों से देखते हैं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। विजनरी वो होता है जो बिटवीन द लाइन रीड करता है। विजनरी व्यक्ति वो होता है, जो आप लोगों ने भी जवाब दिया है, जो भविष्य में झांक सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सब विजनरी हैं। पूछे क्यों? ग्लेज की अपॉर्चुनिटी आप जैसे बहुत सारे लोगों के पास आई थी, लेकिन आप विजनरी थे। आप देख पाए कि ये कंपनी मेरा भविष्य बदल सकती है, इसलिए आप विजनरी हैं। तो जब आप देख पाते हैं जो घटना भी घटी नहीं है, जहां पे आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, जहां आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, जहां आपको मालूम नहीं है क्या होने वाला है,
वहां आप अपने सारे तर्क लगाते हैं, खुले मन से उस अवसर को, उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में जितने बड़े बदलाव हुए हैं वो विजनरी लोगों ने किए हैं, जो देख पाए थे कि कल क्या होने वाला है। वो लोग जिन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और बड़े बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो गई, वो लोग विजनरी कहलाते हैं। वो लोग जिन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और मेहनत करते करते उसको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया, उसको विजनरी कहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी रईस लोग हैं उसमें से सिर्फ 10% हैं जो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। 90% लोग जमीन से उठ के ऊपर गए हैं, आप जैसे लोगों की तरह, मेरे जैसे लोगों की तरह। और ये विजन ही है जो इन लोगों को दूसरों से अलग करता है। और विजनरी होने का गुण, उसके लिए कोई स्पेशल बात नहीं चाहिए, उसके लिए पहले वाला गुण चाहिए, when you are open to listen everybody। जब आप दूसरों को सुनने के लिए खुले मन से तैयार होते हैं, जब आप दूसरों के बारे में कोई राय पहले से कायम नहीं करते हैं, चाहे वो अवसर हो, चाहे वो समस्या हो या बदलाव हो। 3 शब्द दे रहा हूं मैं, क्या? समस्या, अवसर और बदलाव। ये तीनों स्थिति को निपटने के लिए विजनरी लोग चाहिए। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी उन्हें नसीब होती है जो विजनरी होते हैं, और विजनरी वो होते हैं जो खुले मन से दूसरे की बात को सुनते हैं, खुले मन से उसके ऊपर तर्क करते हैं, खुले मन से उसकी गहराई में जाते हैं और खुले मन से उसका आकलन करते हैं और फैसला लेते हैं। अवसर हो या समस्या हो, या फिर तीसरी चीज क्या है? बदलाव हो। क्योंकि कोई भी बदलाव होता है लोगों को पसंद नहीं आता, और जिन लोगों को बदलाव पसंद नहीं आता वो विजनरी नहीं होते। जो बदलाव का आकलन करते हैं वो विजनरी होते हैं, क्योंकि बदलाव अपने साथ अवसर लाता है। अगर बदलाव इस धरती में नहीं होता तो इतनी तरक्की नहीं होती। हर तरक्की एक बदलाव का सूचक है। हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, बैलगाड़ी पे से हम साइकिल पे आए, साइकिल से बाइक पे आए, बाइक से कार पे आए, कार से हवाई जहाज पे आए। ये सब बदलाव हैं। और जिन जिन लोगों ने इनकी पहली पहली यात्राएं की, जिन जिन लोगों ने इनको बनाया और इनके बारे में सोचा, वो सब वो थे जो भविष्य में देख पाए, और वो विजनरी थे। कौन थे? विजनरी लोग मशाल लेके सबसे आगे चलते हैं। विजनरी लोग बदलाव के नायक होते हैं। विजनरी लोग समस्याओं के समाधान करने वाले व्यक्ति होते हैं। विजनरी लोग अवसर के फायदे उठाकर करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाते हैं। तो विजनरी शब्द बहुत ही ताकतवर है। मगर फिर से बोल दूं, विजनरी के साथ ये सारे गुण चाहिए। अगर विजनरी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नहीं है, अगर विजनरी पॉजिटिव ऊर्जा वाला नहीं है, अगर विजनरी महत्वाकांक्षी नहीं है, अगर विजनरी के पास बहुत सारे गुण नहीं है, तो किसी काम का नहीं है विजन। इस बात को एक बड़े प्यारे उदाहरण से समझाता हूं। आज मैं बड़े सारे लीडरशिप के गुण की बखान करने वाला हूं। आपका एक महान नायक बनना इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास नंबर 1 सारे के सारे गुण होने चाहिए, और नंबर 2 सही अनुपात में होने चाहिए। अनुपात को समझिए तो बैलेंस। सब कुछ चाहिए और बैलेंस में चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कभी अपनी माताजी को सब्जी बनाते हुए देखा है? देखा है? हम सबकी फेवरेट अलग अलग सब्जियां होती हैं। किसी की छोले की सब्जी होती है, किसी की शाही पनीर होती है, किसी की कढ़ाई पनीर होती है, किसी की दाल मखनी होती है। किसी भी सब्जी का एग्जाम्पल उठा लीजिए जिसको आपने अपनी माताजी को बनाते हुए देखा है। एक स्वादिष्ट सब्जी बनना किस बात पे निर्भर करता है? मान लीजिए हम शाही पनीर की सब्जी बना रहे हैं। अगर आप सबसे बढ़िया शाही पनीर ले आए तो क्या सब्जी स्वाद बनेगी? गारंटी है? नो। उस सब्जी में
बहुत सारे मसाले गिरते हैं। अगर सारे के सारे मसाले उस सब्जी में गिरे, सही अनुपात में गिरे, सही टेम्परेचर पे उसे कुक किया जाए, जितना कुक करना है उतना ही कुक किया जाए, और आपकी माताजी की लीडरशिप वो सब हो, आपकी माताजी की स्किल हो, तब जाके वो सब्जी स्वाद बनेगी। एग्री और डिसएग्री? अगर आपकी माताजी उस सब्जी में खाली नमक डालना भूल जाए, बाकी सब कुछ डाल दे, क्या सब्जी स्वादिष्ट बनेगी? ऐसे ही कामयाबी है, ऐसी ही लीडरशिप है दोस्तों। कोई भी गुण जब उसमें अनुपस्थित होता है वो सारे गुणों को अफेक्ट करता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला गुण हो गया तो चल गया, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी को भी पाने का प्रयास करना है, बाकी के गुणों को धारण करने का प्रयास करना है, मान्यताओं को पीछे छोड़कर वास्तविक सत्य को अपनाना है। उससे आपके पास लीडरशिप आएगी। चलें आगे। हम पहुंच गए विजन तक। एक अच्छे लीडर ने विजन देखा, जैसे आपने ग्लेज का विजन देखा, आपने नेटवर्किंग शुरू की, अपना बिजनेस खड़ा करना शुरू किया, लेकिन ये बिजनेस आपको आपकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे इस अवसर के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ, आप ग्लेज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि अगर आप विजन के बाद फैसला लेने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक और गुण की जरूरत है, वो है साहस, यानी कि करेज। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, ये अवसर बड़ा अच्छा है, इस समस्याओं में मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे आज आपने एक समस्या सुबह समझी, बहुत सारे लोगों के मन में बड़ा कुछ ख्याल आया होगा, मैं इस समस्या में कुछ कर सकता हूं, इस समस्या को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये विजन उनके यहीं रह जाता है, वो फैसला नहीं लेते, क्योंकि उस फैसले को लेने के लिए उनमें साहस नहीं होता है, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने से वो लोग डरते हैं, क्योंकि वो रिस्क का आकलन नहीं करते। जो लीडर है वो क्या करता है, उसमें साहस होता है, वो डिसीजन लेता है, वो डिसाइसिव होता है, उसमें फैसला लेने की ताकत होती है। लेकिन जब फैसला लेना है तो उसका क्या मतलब है, फैसला कैसे होता है? ऐसे नहीं कि बस फैसला ले लिया, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। जब मैं रिस्क की बात करता हूं तो आपको समझना होगा कि रिस्क और गैम्बलिंग में फर्क होता है, रिस्क और जुआ में फर्क होता है। जुआ खेलना रिस्क नहीं है, जुआ खेलना बुरी आदत है जो होनी नहीं चाहिए। रिस्क बिजनेसमैन लेता है, रिस्क विजनरी लेता है, रिस्क लीडर लेता है, मगर वो रिस्क कैलकुलेटिव होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपको बर्बाद कर दे, वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। उसके लिए वो उस अवसर का, उस समस्या का, उस बदलाव का तर्कपूर्ण आकलन करता है, पॉसिबल चीजों को समझता है, और उसके बाद वो बड़ी हिम्मत के साथ फैसला लेता है। और चूंकि वो लीडर है, सबके साथ डिस्कशन करता है, लेकिन उस फैसले की जिम्मेदारी लेता है कि मैं लेता हूं ये फैसला, मैं ये करूंगा। तो अगला गुण जो चाहिए वो साहस चाहिए। किस चीज का साहस? करेज टू लीड। क्या चाहिए? लीड करने का साहस चाहिए, उस फैसले की जिम्मेदारी लेने का साहस चाहिए। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की थी तो मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि तू बीएससी ऑनर फिजिक्स करके, फिजिक्स का टीचर करके ये कौन सा काम शुरू कर दिया है। ये सब चीजों के डर, फियर सब था मेरे पास।
और मुझे यकीन है ऐसे डर से आप लोग भी निकले होंगे। लेकिन उसमें जो हमारा विजन कह रहा था, जो मेरे दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमने देखा था, आपने देखा था, उस विजन के आधार पे जो साहस के साथ फैसला लेना था, वो करेज होना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क उठाना था, वो करेज होना चाहिए। और उस करेज से ही आप अगला कदम उठाएंगे। वो अगला कदम क्या होगा? जब आपने विजन लिया, जब आपने रिस्क कैलकुलेट किया, जब आपने फैसला लिया, फैसला लेने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या करेंगे आप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लक्ष्य। वक्त आ गया लक्ष्य बनाने का। जो अवसर आपने पहचाना है, आपने ग्लेज पहचाने हैं। मैंने अभी गो माता का लक्ष्य लिया है। जो विजन आपने देखा है, जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप आगे आए हैं, जिस अवसर के लिए आप आगे आए हैं, जिस बदलाव के लिए आप आगे आए हैं, अब उसका लक्ष्य बनाने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपने फैसला ले लिया कि मैं करूंगा, और जब मैं करूंगा तो क्या करूंगा ये पता होना चाहिए। मुझे कहां पहुंचना है मुझे पता होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है मुझे पता होना चाहिए। और यहां पे ये लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सपनों में और लक्ष्यों में क्या फर्क होता है मुझे मालूम है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है। सपना वेग होता है, मुझे घर चाहिए, ये सपना है। लेकिन मैं इस घर को अगर लक्ष्य में बदल दूं तो क्या लक्ष्य होगा, कौन बताएगा? मुझे एक शानदार घर चाहिए, ये सपना है। इसका लक्ष्य में बदल के कौन बताएगा? आप बताइए। ये एक लेडी हैं, इनको दीजिए माइक। प्लानिंग लक्ष्य के बाद आएगी दोस्त, अभी लक्ष्य की बात हो रही है। आपका ख्वाब हो सकता है कि मुझे घर चाहिए, मैं वो ड्रीम है। इस ड्रीम को लक्ष्य में बदलें तो लक्ष्य के फॉर्म में अगर इस ड्रीम को बोले तो क्या होगा, ये उत्तर चाहिए मुझे। आप बताइए। सबसे पहले मुझे उस घर के अगर लक्ष्य है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको मैं उस घर को कब बना रहा हूँ और कितने लाख का बना रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस घर पे मैं कितने कमरे रखूंगा, कहाँ कहाँ पे कौन सा सिस्टम रखूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। आपने लक्ष्य का काफी हिस्सा बता दिया। गोल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गोल हमेशा स्मार्ट होता है। स्पेसिफाइड, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड और रियल। बैठे। थैंक यू। किरण के लिए क्लैपिंग करिए प्लीज। गोल शुड बी स्पेसिफाइड। पहली बात तो गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। जैसे आपने बोला गोल घर है, मगर घर कैसा? 2 बेडरूम, फ्लैट, कोठी, कहां चाहिए? दिल्ली में चाहिए, किस एरिया में चाहिए, उसको डिफाइन कीजिए कि ये मेरा घर होगा। उसकी आपके पास तस्वीर हो तो और भी अच्छा है। अगर आपने घर वो विजिट कर रखा हो, जैसे मैं बोलूं मुझे KG1 ब्लॉक में विकासपुरी में MIG फ्लैट चाहिए, ये स्पेसिफाइड घर हुआ। ठीक है? तो गोल कैसा होता है? आपने ख्वाब देखा घर होना चाहिए, मगर गोल रियल होता है, वास्तविक। ये रहा, इसकी तस्वीर बनाइए। और अगर अपने गोल के बारे में क्लियर है तो बेशक उसको देख के आइए। आज जेब में पैसे हैं, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाइए, उस घर को देख के आइए और उसका खाका अपने दिमाग में बिठाइए। क्योंकि जो हकीकत बननी है उसका पहला स्टेप है कि आपकी सोच में उसका बीज डलना चाहिए। और बीज जब डाला जाता है तो आपको पता होता है कि कौन सा पौधा उगेगा।
अगर गेहूं उगाना हो तो बाजार से कौन सा बीज लाते हो? गेहूं का, मगर पता होता है ना गेहूं कैसा होता है। तो जौन सा घर ला रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका बीज जाना चाहिए, और वो बीज, सोच का बीज तब बनेगा जब आप उसे रियलिटी में, वास्तविकता में महसूस करें। आप उस घर की फोटो खींच के अपनी दीवार पे लगा दीजिए, यकीन करिए वो घर बन जाएगा। ठीक है, तो गोल स्पेसिफाइड हो गया। दूसरा, गोल मेजरेबल होना चाहिए। ये फ्लैट की कीमत क्या है? इस फ्लैट की कीमत है 75 लाख रुपए। जो गोल मेजर नहीं किया जा सकता वो वेग होता है, वो ड्रीम है, वो ख्वाब है। आप वहां जाके मार्केट में पता कीजिए और उसकी कीमत लिखिए कि आज 75 लाख का है। उसके बाद गोल टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड मतलब मुझे कितने साल में घर चाहिए? 5 साल में चाहिए। 5 साल बाद इस घर की कीमत कितनी होगी? शायद 90 लाख होगी। तो मेजरेबल में आप 90 लाख लिखिए। गोल शुड बी अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ऐसे काम मत देखिए जो अचीव नहीं हो सकते। पता लगा आपने बोला मेरा ख्वाब है मैं चांद पे घर बनाऊंगा, मत देखिए ख्वाब, अभी चांद पे प्लॉट कटने शुरू नहीं हुए। ठीक, मेरा ख्वाब है मैं 1 साल में 20 करोड़ की कोठी बनाऊंगा, प्रैक्टिकल नहीं है। जिस क्षेत्र पे आप काम करने जा रहे हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, उसमें क्या पोटेंशियल है वो चेक कीजिए। और उसका सबसे सिंपल उदाहरण होता है कि वहां पर सबसे अधिकतम कमाई किसने की है? जो 75 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने शॉर्टेस्ट टाइम में कितनी देर में कमाए हैं? 90 लाख रुपए कितने वक्त में वहां पर किसी ने कमाए हैं और किसने कितनी देर में कमाए हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि 90 लाख रुपए कमाने के लिए कितना वक्त लगेगा। अगर वो वक्त 5 साल है तो 5 साल लिखिए और फिर अपनी समर्थ भी चेक करिए कि मैं उसके कंपैरिजन में क्या इतना दौड़ पाऊंगा पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि हर एक की काम करने की समर्थ अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से एक प्रैक्टिकल गोल बनाएंगे। अब आपने गोल बना लिया, गोल समझ में आ गया सबको? क्लियर? इस गोल को आप जहां सोते हैं उसके सामने वाली दीवार पे लगाइए चित्रों के साथ। सुबह उठते ही दिखाई देना चाहिए ये मेरा गोल है, ये मैंने लक्ष्य बनाया है। और सबसे पहले अपने विजन और अपने लक्ष्य पे भरोसा करता है एक लीडर। सबसे पहले अपनी सोच पर, अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास करता है लीडर, क्योंकि सबसे पहले अगर आप खुद को लीडर नहीं मानेंगे, लोग आपको लीडर नहीं मानेंगे। तो जब आप गोल बनाते हैं तो एक प्रैक्टिकल, रियल, टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल बनाइए। और गोल बनाने के बाद अगली चीज क्या है? अगला सवाल एक लीडर पूछता है कि मैं इस गोल को पूरा कैसे करूंगा। क्योंकि ये गोल प्रैक्टिकल है तो इसके बाद जरूरत होती है किसकी? प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो एक लीडर एक अच्छा प्लानर होता है, योजना बनाने वाला। महात्मा गांधी ने अगर योजना नहीं बनाई होती तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। हर बड़ा अचीवमेंट के पीछे एक अच्छा गोल, एक अच्छा लक्ष्य और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना। तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा प्लानर होता है। मैं सरबजीत सिंह से बोलता हूं कि वह आपसे अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में पूछ ले,